ये फर्स्ट ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र भौतिक भूगोल के एक टॉपिक चट्टान की हम 3-4 क्लासेस से चर्चा कर रहे हैं। पिछली बार भी मैंने आपको ये कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें या मेटामॉर्फिक चट्टानों के बारे में बताया था और उनका कुछ भाग रह गया था। तो पहला पार्ट पहली जो रूपांतरित चट्टानें हैं तापीय या संस्पर्शीय रूपांतरित चट्टानें, ये थर्मल मेटामॉर्फिज्म इनके बारे में पढ़ा था। आज हम सेकंड गतिक एवं क्षेत्रीय रूपांतरण के बारे में पढ़ेंगे। इसका अर्थ ये है कि मान लीजिए जब रूपांतरण या कायांतरण जो होता है, परिवर्तन जो है वो एक बड़े क्षेत्र में होता है, तो इस तरह के रूपांतरण को क्षेत्रीय या प्रादेशिक रूपांतरण कहते हैं। इसमें संपीड़न या कंप्रेशन और ताप दोनों का ही हाथ होता है। जैसे मान लीजिए जब पर्वत का निर्माण होता है तो बहुत अधिक संपीड़न के कारण जो परतदार चट्टान होती है वो मुड़ के अधिक गहराई तक चली जाती है और वहाँ पे जो अधिक ताप के कारण चट्टान का जो रूप है बदल जाता है। इस तरह के परिवर्तन में, रूपांतरण में जो परिवर्तित चट्टान होती है वो रवेदार हो जाती है। अब जो जैसे मूल चट्टान अगर पहले से ही रवेदार होती है तो उसमें जो रवे होते हैं या क्रिस्टल्स होते हैं उनका फिर से नए निर्माण नए ढंग से होता है। और जो इस प्रकार का रूपांतरण होता है वो ज़्यादातर पर्वतीय क्षेत्रों में होता है, जहाँ पर आए दिन पर्वतों का निर्माण होता रहता है। हालांकि ये लाइन बोलना बड़ा ऐसे लगता है कि आए दिन, कोई पर्वतों का निर्माण रोज़ नहीं होता है। पर्वतों का निर्माण एक लंबी अवधि तो होता है, पर होता ये उन्हीं क्षेत्रों में है। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू इंग्लैंड क्षेत्र में, पेंसिल्वेनिया प्रांत में जब पर्वतों का निर्माण हुआ तो ये क्षेत्रीय रूपांतर बहुत अधिक हुआ था। तो क्योंकि इसमें क्या है कि बहुत अधिक संपीड़न और ताप के कारण जो चूने के पत्थर का संगमरमर में, शेल चट्टान है उसका स्लेट में, और बिटुमिनस कोयला का एंथ्रासाइट कोयला में परिवर्तन हो जाता है। और जब संपीड़न जो होता है गति के कारण यानी कि जब एक स्थल भाग जब दूसरे की तरफ खिसकता है तो जो संपीड़न होता है वो उस गति के कारण ही उत्पन्न होता है। इसी कारण से इस रूपांतरण को हम गतिक रूपांतरण भी कहते हैं। और जब धरातल जब नीचे जाता है और विभिन्न जो जितनी भी चट्टानों की गहराई बढ़ती जाती है और उन पर दबाव भी बढ़ता जाता है, तो इससे नीचे जो चट्टानें होती हैं उनके रूपांतरण को स्थैतिक रूपांतरण कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। बड़े क्षेत्र में घटित होने वाले रूपांतरण को हम क्षेत्रीय रूपांतरण कहते हैं। अब इसके पश्चात हम लोग लेते हैं जलीय रूपांतरण को, यानी कि हाइड्रोमेटामॉर्फिज्म को। जलीय रूपांतरण भी कई रूपों में होता है। जैसे मान लीजिए जल बह रहा है और उसके साथ बहुत से जो चट्टानें हैं उसके आसपास उनमें से उनके रासायनिक पदार्थ जो होते हैं वो जल में मिल जाते हैं, और जब जो घोल बनता है उसके कारण से चट्टानों के खनिजों में परिवर्तन आ जाता है। बहुत अधिक जल की गहराई से भी भार और दबाव बढ़ जाता है, और जब चट्टानों के ऊपर जल का भार होता है तब भी चट्टानों में रूपांतरण हो जाता है। हालांकि ये वाला जो रूपांतरण है बहुत कम होता है क्योंकि ये आसानी से पहचाना भी नहीं जा सकता और इसका क्षेत्र जो है सीमित होता है। और लास्ट में आती है ताप जलीय रूपांतरण, यानी थर्मो हाइड्रो मेटामॉर्फिज्म। तो मान लीजिए जब चट्टानों के ऊपर कभी भी गर्म पानी आ जाता है या गर्म जल आ जाता है तो जल के भार से, दबाव से जो जल की जो वाष्प होती है उससे चट्टानों में परिवर्तन हो जाता है। ये जो है वैसे इस तरह का जो रूपांतरण है वो भौगोलिक दृष्टिकोण से तो बिल्कुल ही महत्वहीन होता है। तो हमने ये 4 तरह के जो हैं रूपांतरण पढ़े। अब चूँकि
जो रूपांतरित शैल है, चट्टानें जो होती हैं, उनका वर्गीकरण अभी तक तो हमने 4 प्रकार के बताए हैं आपको, लेकिन हम थोड़ा सा अब आपको ये भी बता देते हैं कि जो अवसादी चट्टानें रूपांतरित शैल में किस प्रकार से परिवर्तित होती हैं और आग्नेय चट्टानें रूपांतरित चट्टानों में किस प्रकार से परिवर्तित होती हैं। तो ये एक तरह से ये तीसरा वर्गीकरण है इन चट्टानों का, रूपांतरित चट्टानों का। वैसे तो ये है कि जो रूपांतरित चट्टानें होती हैं उनका वर्गीकरण बहुत ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि जैसे जो मौलिक चट्टानें या मूल चट्टानें होती हैं उनके आधार पर ही इनका रूपांतरण होता है और फिर उन चट्टानों का हम वर्गीकरण कर देते हैं। ये जो चट्टानें होती हैं अवसादी हैं और आग्नेय हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है तो मूल चट्टान के तो सारे लक्षण लुप्त हो जाते हैं, यहाँ तक कि ये भी पता लगाना कठिन हो जाता है कि रूपांतरण के समय चट्टान का मौलिक रूप क्या था। हालांकि हम चलो ये मूल चट्टान के आधार पर हम लोग रूपांतरित चट्टानों को 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहले तो हम लेंगे अवसादी चट्टानों को। ये जो अवसादी चट्टानों से जो रूपांतरित शैल बनती हैं उन्हें हम मेटा सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। इसमें जो अवसादी चट्टानें होती हैं वो शेल और चीका जो होती है वो स्लेट में, और चूने का पत्थर जो है वो संगमरमर में, और बालू का पत्थर जो होता है वो क्वार्टजाइट में बदल जाता है। और इस शेल को पैरामेटामॉर्फिक सेल कहते हैं। अब ये तो हो गया अवसादी चट्टानों की बात हो गई। इसके अलावा जो आग्नेय चट्टानों से जो रूपांतरित सेल बनती है, तो जब मान लीजिए आग्नेय चट्टानों से जब रूपांतरित होकर जो चट्टानें बनती हैं उन्हें हम आग्नेय रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। जैसे मान लीजिए ग्रेनाइट से नीस का निर्माण होता है, और इस जो बदली हुई चट्टान का बहुत बार रूपांतरण होता है तो उसे पुनर्रूपांतरित शैल कहते हैं। मतलब जो रूपांतरित चट्टानें होती हैं उनमें कण कुछ परत के रूप में समानांतर अवस्था में पाए जाते हैं, तो इस प्रकार की बनावट को हम लोग फॉलिएशन कहते हैं। इस आधार पे भी हम जो चट्टानें होती हैं उनको 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहले नंबर पर तो आता है फॉलिएटेड यानी कि पत्राभिकृत। इनमें है स्लेट, सिस्ट और नीस। और नॉन फॉलिएटेड यानी अपत्राभिकृत, इनमें आते हैं क्वार्टजाइट, संगमरमर और सर्पेंटाइन। अब जैसे हमने यहाँ पे आपको बात की है इन 3-4 प्रकार की चट्टानों की, तो इनमें मैं कुछ मुख्य बात बता देती हूँ आपको। संगमरमर जो होती है, जैसे मान लीजिए हमने संगमरमर की बात कर रहे थे हम, तो सब जानते हैं कि संगमरमर की जो रचना होती है वो लाइमस्टोन से होती है और ताप में परिवर्तन से ताप के कारण ये परिवर्तन होता है। दबाव के कारण लाइमस्टोन चट्टान जो होती है बड़े पैमाने पर काफ़ी गहराई तक चली जाती है। और जो शिस्ट बारीक कणों वाली रूपांतरित चट्टान होती है उसमें जो शिस्ट शब्द है वो फ्रेंच भाषा के SCHIST और तथा जर्मन भाषा के SEHISTOS से लिया गया है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है टूटना या फटना। जब शेल पर बहुत ज़्यादा दबाव का प्रभाव होता है तो वलन की क्रिया से और ताप के कारण चीका के तत्व अन्य खनिज में बदलकर अभ्रक बन जाते हैं और सिस्ट का निर्माण हो जाता है। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए सिस्ट में जो पाए जाने वाले खनिज हैं उनके आधार पर इनका नामकरण होता है। इसके अलावा नीस है, मोटे और बड़े कणों वाली जो रूपांतरित चट्टानें होती हैं उनमें भी पत्थरीकरण अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाता है। स्लेट है, उसका निर्माण शैल और अन्य जलज अवसादी चट्टानों से क्षेत्रीय रूपांतरण के कारण होता है।
और क्वार्टजाइट का निर्माण बालू का पत्थर के रूपांतरण के कारण से होता है। तो ये तो हमने चट्टानों के बारे में पढ़ा। कम से कम 4-5 क्लासेस इससे संबंधित हो गई हैं। अब मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा हम लोग इसी क्लास में भूकंप के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि भूकंप भी हमारे बीए फर्स्ट ईयर में एक टॉपिक के रूप में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम देख लें कि वैसे आप लोग आम भाषा में जानते हो, कभी कभी जब हमें अगले दिन जैसे अखबार में न्यूज़ आ जाती है या हमें खुद को भी लगता है कि पृथ्वी हिल रही है या कांप रही है, तो इसे हम एक तरह से आम बोलचाल की भाषा में भूकंप कहते हैं। इसे हम एक भूगोल की भाषा में ये कह सकते हैं कि जब मान लीजिए किसी ज्ञात या अज्ञात बाह्य या अंतर्जात कारणों से पृथ्वी के भूपटल में तीव्र गति से कंपन पैदा होता है, तो उसे हम भूकंप कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भूकंप भूपटल की कंपन या लहर है जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक अवस्था होने पर उत्पन्न होती है। अब सबसे पहले हम थोड़ा सा इस भूकंप के कारणों को जान लेते हैं। उसके बाद हम भूकंप के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो देखा जाए तो भूकंप का जो सबसे पहला कारण होता है वो ज्वालामुखी होता है। आप लोग भी सब वैसे ज्वालामुखी के बारे में काफ़ी जानते हैं। जैसे ही ज्वालामुखी का उद्गार होता है पृथ्वी के अंदर से, तो क्योंकि पृथ्वी फटती है, अंदर से मैग्मा या लावा बाहर की ओर निकलने की कोशिश करता है, इस वजह से भूकंप पृथ्वी जो है उसमें हलचल पैदा हो जाती है। और कई बार भूकंप के कारण भी ज्वालामुखी का उद्गार होने लग जाता है, यानी ज्वालामुखी बन जाते हैं, फट जाते हैं। अब जैसे ज्वालामुखी की क्रिया में ये होता है कि भाई बहुत ज़्यादा तीव्र और वेगवती जो गैस होती है और वाष्प होती है वो नीचे से भाप के रूप में बाहर प्रकट हो जाती है और इस भयंकर भूकंप का अनुभव होता है। इस प्रकार मतलब एक तो मुख्य कारण यही हो गया। दूसरा है भूपटल भ्रंश, जो मान लीजिए भ्रंशन की क्रिया क्या होती है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि धरातलीय भाग जो हैं वो अगल बगल से ऊपर की नीचे की ओर या तो ऊपर नीचे की तरफ खिसकेंगी भाग या अगल और बगल में खिसकेंगे। तो अचानक से ये परिवर्तन होते हैं, इसके कारण से भी पृथ्वी में कंपन पैदा हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे थे और अभी हम जब पर्वतों के निर्माण वाले टॉपिक को पढ़ेंगे तो हमें और स्पष्ट हो जाएगा कि जब संपीड़न या संकुचन की शक्ति का प्रभाव होता है तो उससे जो पृथ्वी के ऊपर की सतह उसमें मोड़ पड़ जाते हैं और मोड़दार वलित पर्वत बन जाते हैं। और जब ये क्रिया तीव्रता के साथ होती है तो भूकंप का अनुभव होता है। ज़्यादातर जो भूकंप है वो इसीलिए भूकंप नवीन मोड़दार पर्वतों में आते हैं, जैसे कि ऑल्प्स, हिमालय, रॉकीज और एंडीज आदि। अब हम बात कर रहे हैं भू संतुलन में अव्यवस्था की। मान लीजिए वैसे तो सारे भाग जो पृथ्वी पर हैं वो संतुलित अवस्था में हैं, लेकिन कभी कभी संतुलन में कुछ देर के लिए या दीर्घ काल के लिए जब अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है तो भूकंप का अनुभव होने लगता है। और जो हालांकि भू संतुलन के संबंध में कई तरह तरह की व्यवस्थाएं होती रहती हैं, पुनर्व्यवस्था, लेकिन हमेशा भूकंप का अनुभव नहीं होता। परंतु जब कोई अव्यवस्था अचानक होती है तो भूकंप प्रारंभ हो जाता है। जैसे मान लीजिए जैसे कोई नया पर्वत है, उसके निर्माण के बाद नया क्या मतलब जैसे कोई पुराना जो
पहले पूर्व स्थित पर्वत या पर्वत कोई से भी पर्वत है उन पर मान लीजिए अचानक से अनाच्छादन की शक्तियाँ कार्य करने लगती है। मतलब ये कि जैसे अपन लोग अपर्दन अपक्षय वगैरह के बारे में जानते हैं कि अपर्दन द्वारा जो पर्वतीय भाग कटते हैं तो उनका जो मलबा है जब नदियों में और सागरीय भागों में और झीलों में जमा होने लगता है। इससे दो प्रकार की क्रिया हो जाती हैं कि एक तो जो पर्वतीय भाग है उसका अपर्दन होता है तो वो तो नीचे हो जाता है तो उसके भार में तो कमी होने लग जाती है। जबकि जो सागरीय भाग में लगातार से जो उस पर्वत के कटने से जो मलबा आ करके उसमें जमने लगता है तो उस पदार्थ के जमाव से या निक्षेप से भार में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। इससे क्या होता है भू संतुलन समाप्त हो जाता है और इससे भार वाला भाग नीचे खिसकने के लगता है और जिस पे भार कम होने लगता है ऊपर उठने लगता है। तो हालांकि ये क्रिया वैसे तो धीरे धीरे उत्पन्न होती है और ज़्यादातर ये इस प्रकार की जो भूकंप है नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में आते हैं जहाँ पर अभी भी संतुलन स्थापित नहीं हुआ है। जैसे कि हम अभी 4 मार्च सन 1949 में हिंदू कुश में इस प्रकार का भूकंप आया था। तो एक तो ये हो गया। अब चौथा जो पॉइंट है वो है जलीय भाग। भूगर्भवेत्ता ये बताते हैं कि जो धरातलीय भाग है उसके ऊपर जल जब बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है तो उसके कारण से ज़मीन पे बहुत ज़्यादा भार और दबाव होता है। तो जो उस जल मंडल के ऊपर यानी जैसे समुद्र है या महासागर है उनकी तली पे जो चट्टान है उन पर अत्यधिक दबाव के कारण हेर फेर होने लगता है और परिवर्तन आने लगते हैं और ये परिवर्तन जब शीघ्रता से होता है तो फिर भूकंप का अनुभव किया जाता है। हालांकि वैसे ही अभी तक तो ये सागर और झील और ये सब अपने संतुलन को स्थापित कर चुके हैं। यहाँ पर वैसे ज़्यादातर जो परिवर्तन है जहाँ पर मानवकृत परिवर्तन की बात की जा रही है जैसे कि जब मनुष्य ने बांधों का निर्माण प्रारंभ करना शुरू किया जलाशयों का निर्माण प्रारंभ करना शुरू किया तो ये जो बहुमुखी जो योजनाएं बनती हैं उसकी वजह से ज़मीन पर जल के बड़े बड़े भंडार एकत्रित होने लगते हैं जिसके दबाव की फलस्वरूप भूकंप का अनुभव होता है। तो और हम 5वां पॉइंट गैसों के लिए के बारे में लेते हैं। मान लीजिए जैसे भूपटल के नीचे या ज़मीन के नीचे किसी कारण से जल पहुंच जाता है और बहुत ज़्यादा ताप के कारण वहाँ पर जब पानी जो है वो भाप में या गैस में बदल जाता है तो उसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा हो जाती है और जब ये गैस और जो वाष्प है वो ऊपर की ओर आने की कोशिश करते हैं तो फिर जो भूपटल के जस्ट नीचे जो ऊपरी मंडल का भाग है वो पिघल जाता है और वो मैग्मा बन जाता है जिससे ज्वालामुखी फटने लगता है और उसकी वजह से भी भूकंप आता है। हालांकि ये क्रिया उस फर्स्ट नंबर की ज्वालामुखी क्रिया से ही जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार से ये वाष्प के बाहर आने के प्रयास से या गैसों के प्रसार से फैलाव से भूकंप आता है। अब हम बात कर रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत की। तो जो ये भूकंपीय घटनाएं होती हैं वो भी प्लेटों के किनारों पर ही होती है। उसको विस्तार से हम लोग प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में पढ़ेंगे।